हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, उनमें क्या अंतर है, उनके क्या प्रतिमान हैं, सूचक हैं, या वृद्धि और विकास के जो है विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो वृद्धि और विकास का पहला सिद्धांत है कि विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है। मतलब इसमें दो तरह से होता है विकास। एक होता है मस्तिष्कोद्मुखी और दूसरा होता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर का विकास या के अंदर से सिरों की ओर का विकास। इसको निकट से दूर क्रम का विकास भी कह सकते हैं। पहला है सिफेलोकोडल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडेस्टियल विकास। तो पहले हम देखते हैं कि मस्तिष्कोद्मुखी क्रम क्या होता है। इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास के लक्षण जो है पहले सिर की दिशा में प्रकट होते हैं, उसके बाद धड़ में और बाद में पैरों के भागों में प्रकट होते हैं। जैसे जन्म के बाद सबसे पहले शिशु जो है सिर को संभालना सीखता है। जब बच्चा लेटा हुआ होता है तो वह अपनी छाती को उठाने से पहले गर्दन की सहायता से सिर को उठाना सीखता है। वह सबसे पहले अपने सिर, आँखों और कंधों की मांसपेशियों का नियंत्रण स्थापित करता है। बाद में बैठना, रेंग कर चलना, खड़े होना इत्यादि क्रियाएं सीखता है। तो ये हुआ मस्तिष्कोद्मुखी विकास, मतलब सबसे पहले सिर का विकास, उससे फिर मतलब होता हुआ जैसे हाथों का, पैरों का, इस तरह से विकास होता है। दूसरा होता है जो है निकट और दूर का विकास कह सकते हैं, या इसको केंद्र से सिरा की ओर कर सकते हैं, या रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर का विकास भी कह सकते हैं। तो इस क्रम के अनुसार क्या होता है कि विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों से में पहले और सुषुम्ना नाड़ी से जो दूर के क्षेत्र होते हैं उनमें बाद में होता है। उदाहरण के लिए हाथों का विकास पहले होता है और हाथों की उंगलियों का विकास बाद में होता है। शिशु शुरू में किसी वस्तु को जो है पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर का प्रयोग करता है। धीरे धीरे उस वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी बाजुओं का प्रयोग करता है और अंत में वह वस्तु जो है अपनी उंगलियों से पकड़ना सीख जाता है। अर्थात विकास की क्रिया के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। शारीरिक अंगों की भांति मानसिक प्रक्रियाओं में विकास में भी एक निश्चित क्रम होता है अपना। दूसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से, गर्भधारण से ले के समय से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है, परंतु इसकी गति जो हर अवस्था में एक जैसी नहीं होती। कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। कई बार प्रतिदिन के निरीक्षण से हम में जो है परिवर्तनों का पता नहीं चलता। जैसे जब कोई शिशु मतलब हम दांतों का उदाहरण लेते हैं कि जब अस्थायी दांत निकलते हैं बच्चे के, तो वो 5-6 महीने के जब बच्चा होता है तब निकलते हैं। तो हम सोचते हैं कि एकाएक ये दांत निकल गए, बच्चे के दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दांतों का जो निर्माण होता है गर्भधारण के 5वें महीने में ही, भ्रूण अवस्था जब होती है उसकी, तभी शुरू हो जाता है। परंतु दांत हमें दिखाई कब देते हैं? 5 महीने के बाद। इससे पता चलता है कि शिशु का विकास जो है कई प्रक्रियाओं से गुजरता है और उसके बाद हमें दिखाई देता है। इसी तरह से जब बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्रंदन करना मतलब रोता है और बोलने में कई अवस्थाओं से निकलता हुआ वाक्यों को बोलना सीखता है। इसी तरह शिशु जब चलना सीखता है तो पहले सिर को संभालता है, फिर सहारा लेकर बैठता है, फिर बिना सहारे के बैठता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर कुछ सहारे के साथ, और फिर धीरे धीरे चलना सीख जाता है। इस तरह बच्चा एकदम से चलना नहीं सीखता। एक अवस्था के संपन्न हुए विकास पर अगली अवस्था का विकास जो है निर्भर करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि विकास जो है एक निरंतर जो चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलता रहता है। तीसरा है कि वृद्धि और विकास की दर जो है एक समान नहीं होती। वृद्धि और विकास की जो दर है, स्टार्टिंग के जो लाइफ के पीरियड्स होते हैं, पहले वर्षों में तेज होकर फिर शेष अवस्था में थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर संधि अवस्था के समीप आने पर फिर तेज हो जाती है। संधि अवस्था मतलब जब किशोरावस्था आती है तो उस टाइम फिर तेज हो जाती है। इसलिए किसी भी अवस्था में वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। कभी वह तेज हो जाती है, कभी वह धीमी हो जाती है। चौथा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले बालक की जो है सामान्यताओं का विकास होता है, फिर विशिष्टताओं का विकास होता है। जैसे बच्चे को अगर कोई चीज़ पकड़ने के लिए बोला जाता है तो बच्चा क्या करता है? पहले दोनों हाथों का प्रयोग करता है, मतलब पूरे शरीर के साथ लगाता है। फिर कुछ समय के बाद उसे एक हाथ से पकड़ना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे
अपना उंगलियों से उसको पकड़ना सीख जाता है। नेक्स्ट है 5वां जो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। बच्चे का जो विकास है वो अवस्थाओं के द्वारा होता है। विकास जो है कि एक अवस्था जब पूरी होती है तो दूसरी अवस्था के लिए उसको तैयार करती हैं। तो इस तरह से जैसे कल हमने देखा था कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कितना उसका टाइम पीरियड होता है। जैसे पहली है गर्भावस्था, गर्भाधारण करने से जन्म तक। दूसरी है नवजात अवस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। फिर है बाल्यावस्था, चौथे वर्ष से 12 वर्ष तक। इसके अंदर 2 आते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर है किशोरावस्था जो होती है 13 से 19 साल तक चलती है। फिर प्रौढ़ावस्था आती है 20 वर्ष से लेकर संतान उत्पन्न करने की क्षमता तक होती है। और लास्ट में वृद्धावस्था आती है जो संतान उत्पन्न करने की जब क्षमता समाप्त हो जाती है उससे लेकर मृत्यु तक जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था कहलाती है। नेक्स्ट आता है विकास की जो है भविष्यवाणी हो सकती है। विकास की हर अवस्था के कुछ गुण होते हैं। हम बच्चे के इन गुणों के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में बच्चे की जो है लंबाई, चौड़ाई या वजन क्या होगा। बच्चे को उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर भविष्य में कैसी शिक्षा देनी चाहिए, शिशु को भविष्य में कैसा व्यवसाय अपनाना चाहिए। इस तरह हम शिशु के विकास की अगली अवस्था के लिए पहले से ही हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। विकास के जो प्रतिमान के आधार पर जो भविष्यवाणियाँ की जाती है वो लगभग 80 से 85% तक सही मानी जाती है। नेक्स्ट है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। प्रत्येक अवस्था में अपने कुछ जो विशेष गुण होते हैं जो अन्य आयु स्तर के विकास के प्रतिमानों में नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वह समान लिंग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, बातें करना पसंद करता है, उनके साथ रहने में रुचि दिखाता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आता है तो वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, विपरीत लिंग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है। 8वां है कि विकास की प्रत्येक अवस्था का निर्धारित समय होता है। विकास की हर अवस्था का समय जो है निर्धारित होता है। जैसे शुरू के वर्षों में शिशु अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। अगर कोई बच्चा जो है 2 वर्ष की आयु तक चलना नहीं सीखता, अगर कोई बच्चा 9 महीने तक बैठना शुरू नहीं करता, अगर कोई बच्चा 2 साल तक कुछ बोलता नहीं है, तो इसका अर्थ है कि शिशु का विकास जो है उचित रूप से नहीं हो रहा है। उसको मतलब जांच करवानी चाहिए किसी विशेषज्ञ से उसकी। नेक्स्ट है सभी को विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरना पड़ता है। विकास के निश्चित क्रम होने के कारण सभी बच्चों को क्रम से विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि जन्म के बाद बच्चा जो है पहले शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले किशोरावस्था आए फिर बाल्यावस्था आए या फिर शैशवावस्था आए, उल्टा कभी नहीं होता। 10वां है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। विकास में क्या है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बच्चों में जो है विकास के सूचक काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं, परंतु फिर भी बच्चे के विकास के रूप में जो भिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चों में विकास तेज गति से होता है, कुछ बच्चों में धीमी गति से होता है। शिशुओं के विकास में विभिन्नता किसके कारण हो सकती है? भोजन के कारण, स्वास्थ्य कैसा उनका इस पर डिपेंड करता है, संवेग है, वातावरण की परिस्थितियाँ, ये सब प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही किसी विशेष आयु के बच्चे जो है एक ढंग से व्यवहार नहीं करते, एक जैसा उनका सोचने का तरीका नहीं होता, एक जैसे बात करने का तरीका नहीं होता। तो इसका मतलब है कि विकास में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगला है विकास प्रतिमानों में स्थिरता होती है। विकास के जो प्रतिमान हैं उनमें स्थिरता होती है, मतलब हर बच्चे के जो विकास प्रतिमान है वो उनमें विभिन्नता पाई जाती है, परंतु फिर भी तभी बच्चे के विकास में स्थिरता होती है। जो बच्चे किसी विशेष आयु में जो है कम ऊंचाई के होते हैं, कई बार हम देखने का तो पता चलता है कि कम उस तो भविष्य में जो है वो वैसे रहेंगे। अगर किसी का कद छोटा है किसी विशेष आयु तक तो वो आखिर मतलब भविष्य में भी उसका कद छोटा रहेगा, उसकी लंबाई कम रहेगी। जो बच्चे शुरू में लंबे होते हैं वो बाद में भी लंबे होते हैं। अगर बच्चे का विकास जो है स्टार्टिंग में शुरू के जो शैशवावस्था बाल्यावस्था उसमें तेज़ गति से हो रहा है तो उसका विकास बाद की अवस्थाओं में भी तेज़ गति से ही होगा। नेक्स्ट है कि संपूर्णता का सिद्धांत।
विकास में गतिविधियों के कई हिस्सों को मिलाकर सीखने की क्रिया बनती है। जैसे अगर कोई उठाने की क्रिया करता है बच्चा, तो उसके लिए पहले उसको चलना पड़ेगा, फिर वो झुकेगा, फिर बैठेगा, फिर चुनाव करेगा कि क्या चीज़ उठानी है, फिर उठाएगा। तो ये सब क्रियाएं मिलकर जो है उसको किसी चीज़ को उठाना सिखाती है। नेक्स्ट है संबंधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटररिलेशन। वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक पहलू का विकास दूसरे पहलू के विकास को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जिस बच्चे का जो है पूरा शारीरिक विकास नहीं होता, वह संवेगात्मक रूप से या बौद्धिक विकास से भी पिछड़ा होगा, और जिस बच्चा का IQ तेज होता है वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी जो है तेज होता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास पर आनुवंशिक और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे की वृद्धि और विकास पर आनुवंशिकी का प्रभाव पड़ता है। यही कारण होता है कि बच्चा अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से मिलता जुलता होता है, इसलिए बच्चों के विकास पर जो है हम कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ कैसा वातावरण मिला उसको, उसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन बच्चों की वंशानुक्रम एक जैसी होती है, परंतु उनको देखभाल के लिए अगर अलग अलग वातावरण मिले तो उनका विकास भी जो है अलग अलग तरीके से होगा, उनके विकास में भी विभिन्नताएं मिलेगी हमें। तो आज हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है के विषय में पढ़ा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, और उसके बाद अपनी कॉपी में इससे संबंधित नोट्स बनाना, और पूरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम, रोल नंबर और फादर नेम ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने जो है पूरी वीडियो देखी है। कल हम पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।